लेकिन हाँ टेस्ला बिकेम अ रेबल। वाह। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन का कोलिजन जो हो रहा है अंदर के एटम से, वो एनर्जी को लॉस ही कर रहा है। तो करंट कभी भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता है। क्या जरूरत है, हम्म ब्रश लगाइए, हम्म ब्रश निकोला टेस्ला। डीसी पे चलती है, एसी डीसी पे चलती है, तो डायरेक्टली डीसी ही क्यों ना बना के हर तरफ भेजा जाए, एसी की जरूरत क्यों पड़ गई? अगर ये डीसी बेस्ड होता तो मोहल्ले तक में नहीं, मतलब एक एक बिल्डिंग का अपना एक जनरेटर होता शायद। एक चीज निकल के आई, लॉस किसके वजह से हो रहा है? करंट की वजह से हो रहा है ना। एक काम करते हैं, करंट कम कर देते। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ कहानियों की, कुछ किस्सों की, कुछ थिएटर की और कुछ साइंस की, बहुत इन डेप्थ बातें। खैर ये वीडियो क्या होने वाली है, क्या नहीं होने वाली है, मैंने एक वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था और किसी इंसान का कमेंट मेरे दिल पे चुभ गया कि इंट्रोडक्शन सिर्फ डॉक्टर साहब दिया करें। तो डॉक्टर साहब म्यूजिक। जैसे कि हमने कहा था कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, तो कभी इंट्रो आप दीजिए, कभी मैं दे दूंगा। लोग तो कहते ही हैं, लोगों का काम है कहना। नहीं मेरा हो गया। अच्छा वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर। आप लोगों ने मुझे याद किया, मेरी इज्जत बढ़ाई, तो आज मैं इंट्रो थोड़ा अच्छा दूंगा, थोड़े अलग ढंग से दूंगा। देखिए बात ये है कि हमने एक ही वादा किया था, है ना, वी हैड मेड वन प्रॉमिस कि हम इंस्टा पे 1 मिलियन फॉलोअर्स ले आए और हम लेकर आएंगे एक ऐसे इंसान की कहानी जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है, जो कई लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन उसने जो जो चीज़ों का इजाद किया वो हमारे आजू बाजू है। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ हिज एप्लीकेशंस। खैर जीते जीते उस इंसान को ना ही उतना फेम मिला, ना उतना रिकग्निशन, लेकिन आज बच्चा बच्चा ये नाम जानता है जो मैं अभी कहने वाला हूँ, निकोला टेस्ला। बिल्कुल। निकोला टेस्ला के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मतलब एक जीनियस की भी एक हद होती है ना। और एक के बाद एक हम आपको कभी आइंस्टाइन के बारे में बता रहे हैं, कभी न्यूटन के बारे में बता रहे हैं। मतलब हर एक जो इंसान है ना, अपने ही वे में बहुत स्पेशल है। खैर इसके पहले कि हम इसके बारे में और बात करें, सूफियान एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपसे कहना चाहते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग सवाल हैं आपके पास। ठीक है, म्यूजिक। हाँ अरे वाह। तो सवाल है करंट के ऊपर ही, जो टेस्ला ने जिस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके दुनिया को रोशन कर दिया। सबसे बड़ी बात कहना है कि करंट के बारे में मेजॉरिटी बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन है कि करंट कैसे एनर्जी ट्रांसफर करता है। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिकल पावर कैसे ट्रांसफर करती है एनर्जी को, उसके लिए सबके पास ना अलग अलग आंसर और मेजरली गलत है। तो सिंपल सवाल ये है जो मैं आपसे पूछता हूँ, जो आप सबसे भी पूछता हूँ, और इसके लिए मैं वर्टेशियम चैनल को क्रेडिट देना चाहता हूँ। बेहतरीन वीडियो बनाते हैं। क्या पता एक ज़माना आए कि मैं उनके साथ बैठ के किसी टेबल पे शायद कहीं भी हो और बात कर पाऊँ। मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर मेरे अरमा फिर भी कम निकले। एनीवेज, तो बात उन्होंने सवाल पूछा था, मैं आपसे यही पूछता हूँ कि देखिए एक काम करते हैं, हम बैटरी लेते हैं, अच्छी खासी बैटरी लेते हैं, और उसके 2 एंड लेते हैं। यहाँ पे मैंने बल्ब लगाया, बल्ब के 2 एंड से मैंने तार गुजारी और बैटरी पे कनेक्ट कर दी। लेकिन तार की जो लेंथ है ना, वो मान के चलते हैं कि है बहुत ज़्यादा, लाइक 3 × 10⁸ मीटर्स है, स्पीड ऑफ लाइट के जितनी ही है पर सेकंड। ठीक है, तो मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ कि और लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ मैंने बल्ब लगाया, कैमरामैन साहब दीक्षित आज पीछे है एनीवेज, तो यहाँ बल्ब है और यहाँ बैटरी है, इनके बीच में 1 मीटर का गैप है। ठीक है, लेकिन तार जो जा रही है ना, वो कितनी लेंथ है? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा बैटरी को, तो बल्ब कितनी देर बाद जलेगा? क्योंकि हमें लगता है कि एनर्जी जो ट्रांसफर करता है वो करंट करता है, और करंट को पैदा होने के लिए, चलने के लिए चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे ही मैं किसी बैटरी से कनेक्ट करता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा होती है पूरे थ्रू आउट सिस्टम में, वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज नहीं चल सकती। इन्फॉर्मेशन हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के नीचे ही रहेगी। यस, मैक्सिमम ट्रैवल करती है स्पीड ऑफ लाइट से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को उस पूरी तार में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए टाइम लगेगा 1 सेकंड। तो क्या जब मैं ऑन करूंगा तो उस बल्ब को जलने के लिए 1 सेकंड लगेंगे, या फिर इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए 1 मीटर है, 1/c, 1/3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 1/3 × 10⁸ सेकंड लगेंगे। कितना लगेगा टाइम? आई थिंक द लैटर। नहीं, कंसेप्ट चुरा रहा है बिल्कुल सही जवाब दिया। ये बात यही है कि आपको समझना पड़ेगा, हम सबको तो समझना किया था, देखो मुझे तो नहीं पता ऑनेस्टली, बट ठीक है, सबको ये समझना पड़ेगा कि एनर्जी जो है वो करंट ट्रांसफर करता ही नहीं है, एनर्जी करंट लॉस करता है। इस बात को गहराई से समझना, बहुत गहराई से मैं ये बता रहा हूँ कि करंट का मतलब क्या होता है कि चार्ज जो है मूव कर रहे हैं। हम सब ने, मैं मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी है उनके लिए भी वीडियो उतनी आसान हो जाएगी, आसान रहे।
कि जब करंट ट्रैवल करता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो नेट स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं उसको। नेट स्पीड जो होगी बहुत कम होती है, अराउंड सम मिलीमीटर्स पर सेकंड होती है, माइक्रो मिलीमीटर्स पर सेकंड, बहुत कम होती है। उतनी स्पीड जो कम है ना, उससे तुम एनर्जी नहीं निकाल सकते। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन का कोलिजन जो हो रहा है अंदर के एटम से, वो एनर्जी को लॉस ही कर रहा है। तो करंट कभी भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स करती है। करेक्ट। ठीक है। जो बल्ब वहां पड़ा है और यहाँ मेरे पास बैटरी थी, जैसे ही मैंने उसको ऑन करूंगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और वो बल्ब से के पास है बैटरी जो कि है 1 मीटर पे, तो 1/c इतना ही टाइम लगेगा बल्ब को जल जाने के लिए। एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है, देती है, ट्रांसफर करती है। इसका मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, साइंस के टर्म्स में समझेंगे, फील्ड के टर्म्स में समझेंगे कि हमारी बैटरी जब तक तार से कनेक्टेड नहीं है, एनर्जी लॉस क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, सर्किट है ही नहीं जहाँ बिल्कुल पर वो घूमे। रीजन कैसे आ रहा है? बैटरी के पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ही मैं तार कनेक्ट करता हूं तो करंट हल्का सा चलता है, करंट चालू होता है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आ गई है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमेशा एनर्जी ले जाती है। समझे? यस। तो ये सारे सवाल थे, इन्हीं सवालों के, इन्हीं कंसेप्ट को और गहराई से समझते हुए टेस्ला साहब, सर टेस्ला कहना चाहिए उनको यार, बाय द वे। वो मैंने आपको बताऊं क्यों बोला था कि मैं 1 मिलियन के बाद बनाऊंगा? क्यों? मेरा एम ही ये था कि यार जब 1 मिलियन नंबर हो जाएंगे ना, तुम्हें पता है उस इंसान के बारे में मैं कहानी बनाऊंगा, तो लोग शेयर करें ना करें, लेकिन कम से कम 10 लाख लोगों तक जाएगी वो कहानी। यस, दिस इज व्हाई आई सेड कि मैं 1 मिलियन के बाद बनाऊंगा। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि टेस्ला के एक्चुअली जो चीज़ों का उन्होंने इजाद किया वो हर जगह है। जिस फ़ोन में हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है वहाँ पर है, उसी फ़ोन से जब हम बात करते हैं वहाँ पर है, हम जहाँ बैठे हैं यहाँ इतनी जो रोशनी है, जो बल्ब फट नहीं रहे है ना, बस वहाँ पर है। तो लेकिन ये कहानी शुरू कहाँ होती है? देखिए, एक चीज़ बतानी है बस, हल्की सी बता दे यार। बात ये ना, टेस्ला साहब को इमेजिन देखना, उसने जब इस चीज़ को समझा कि एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैरी करती है, तो दुनिया का सबसे पहला काइंड ऑफ रेडियो ट्रांसमिशन का कंसेप्ट दिया गया। अब सोच के देखना, एक वहाँ पे मैंने ट्रांसमीटर लगाया हुआ है, एंटीना लगाया हुआ है, जो कि हाई फ्रिक्वेंसी चीज़ छोड़ रहा है। मेरे पास एक बल्ब है जिसके पास 2 तार है, कोई तार कनेक्टेड नहीं कर रखे मैंने, किसी बैटरी से कोई कनेक्टेड नहीं है, और मैं हवा में रखता हूँ उसको, हवा में रखा हुआ है। वहाँ से ऑन करते हैं, टेस्ला साहब तार को स्ट्रेट लाइन में लगा दे, क्योंकि एनर्जी एक सीधी दिशा में ट्रैवल करती है। वो क्या होती है, पॉइजन रिएक्टर क्या होता है, सब बातें इतनी फिजूल की है, इसको गहराई से नहीं समझते, बस अभी मोटे मोटे तौर पर समझते हैं। अब इमेजिन करना उस क्लासरूम, उस डेमोन्स्ट्रेशन रूम का क्या हाल हुआ होगा कि उसने वहाँ से बल्ब जलाया और बिना तार के यहाँ पे हाथ में एक बल्ब जल रहा है। ये थे टेस्ला, जो इस बात को कहाँ तक ले गए कि एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफर करती है। ट्रांसफॉर्मर बना दिए, क्या क्या नहीं बनाया उन्होंने, और ये चीजें थी। और थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट अगर मैं आपको दूं तो ये वो जमाना था जब शायद अमेरिका के कुछ शहरों को छोड़कर हर घर में ऑयल लैंप ही जल रहे थे। बिल्कुल, है ना। और उस जमाने में कितनी तेजी से पहले बल्ब आया और अब वायरलेस बल्ब आ गया, बता। तो लोगों का लिटरली लोग कंसीव ही नहीं कर पा रहे थे कि ये हुआ क्या, जादू है ना। और इसलिए साथ ही साथ टेस्ला के साथ क्या हुआ हम आपको बताते हैं, और यही जो उनके इन्वेंशन थे, इतने जो वो आइडियाज उनके जो इतने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी उनकी, वो गलत तरीके से उनका रेपुटेशन खराब करने के लिए भी यूज की गई थी। एनीवेज, कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है मॉडर्न डे क्रोएशिया में। अगर आप विकिपीडिया पर जाकर पढ़ेंगे कि निकोला टेस्ला बर्थ प्लेस, तो वो कहेगा ऑस्ट्रिया। एक्चुअली क्रोएशिया जो आज एग्जिस्ट करता है वो उस जमाने में ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंडर आता था, इसीलिए कहा जाता है कि ही वॉज ऑस्ट्रियन बट रियली ही वॉज क्रोएशियन। अगर आप मॉडर्न जियोग्राफी की वजह से देखेंगे तो उनके फादर और उनकी मदर जो है वो दोनों काम करने वाले लोग थे। और हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ह्यूमन लर्निंग में दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स रहते हैं, नेचर एंड नर्चर। देखिए, नेचर ये था कि अब नेचर ने उन्हें बहुत ही गिफ्टेड चाइल्ड बनाया हुआ था। वो जब स्कूल में थे, पीपल फाउंड दैट ही इज अ मैथमेटिकल प्रोडिजी। हाँ, बिल्कुल। साइंस की भी उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। और साथ ही साथ नर्चर का देखिए यहाँ पे रोल किस तरह आता है। टेस्ला की जो मदर थी वो एक्चुअली छोटे छोटे जो है हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स बनाती थी ताकि लोगों को घर में उनके काम आए, ठीक है। एक स्मॉल स्केल इन्वेंटर थी वो, और उन्हें अपनी मम्मी से बहुत लगाव था। उन्हीं के साथ रहकर वो उन्हें हेल्प करते थे ये चीज़ें बनाने में, ये ऑब्जेक्ट्स बनाने में, डिवाइसेस बनाने में।
और इसका उनके ऊपर बहुत ये था, तो एक बहुत क्रिएटिव थिंकिंग थी उनकी। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा इसी वजह से उनमें ईगो भी आ गया। अब दिक्कत ये होती है कि वी आर टॉकिंग अबाउट 1800s का यूरोप। 1800s के यूरोप में एक्चुअली रिलीजन का काफी मोटा एक पलरा था, पलरा बहुत भारी था हर जगह। मतलब आज भी अगर आप देखोगे रिलीजन काफी फैला हुआ है, उस जमाने में तो और भी फैला हुआ था। द मोस्ट स्टेबल जॉब एट दैट टाइम was not an engineer or a doctor, it was actually a priest. और क्योंकि वो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते थे, उनके पिताजी चाहते थे यार ये तू क्या कर रहा है ना, ये साइंस वाइंस ये सब कौन पढ़ता है, तो आप प्रीस्ट बनो, है ना, स्टेबल जॉब रहेगी, ठीक है, भगवान भक्ति की बातें कर रहे हो आप, है ना, लोग गाली वाली भी नहीं देंगे, साइंस वाइंस कौन समझेगा, साइंस के लोगों को वैसे भी लोग गालियां देते थे। लेकिन टेस्ला बिकेम अ रेबल। वाह। उनके फादर थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे, तो उन्होंने रिबेलियन बिकेम अ वे ऑफ लाइफ फॉर हिम, है ना। उन्होंने कहा कि नहीं यार, मुझे जो पसंद है मैं वही करूंगा, यही करूंगा, मरते दम तक करूंगा। तो इसी वजह से उनमें एक रिबेलियस एटीट्यूड आया, जो आगे चलकर उनकी लाइफ में किस तरह मैनिफेस्ट करता है मैं आपको बताता हूँ। एनीवेज, मैथमेटिकल प्रोजेक्ट तो थे ही, साइंस पे भी पकड़ जरूरी थी, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं पढ़ूंगा इंजीनियरिंग। तो वो गए यूनिवर्सिटी ऑफ ग्राज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने इन दी 1800s, जो उस जमाने में एक्चुअली वन ऑफ द मोर न्यू कॉन्सेप्ट्स था, है ना, एक इमर्जिंग फील्ड थी, क्योंकि कहीं भी बल्ब इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी तो जस्ट अभी समझना शुरू की थी हमने, उसमें करियर बनाने चले गए, करियर बनाने चले गए। ये दो चीजें बताता है, ये बताता है कि उनका इंटरेस्ट कितना डीप था इस चीज में कि एज अ चाइल्ड, आज तो इंटरनेट है हमारे पास, तब भी लोगों को एआई के बारे में बहुत कम मालूम है ना, रॉकेट साइंस के बारे में बहुत कम मालूम है, लेकिन ये बंदे को तभी पता था यार इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्यूचर। मैं आपसे एक जोक बताता हूँ, वो 3 Idiots में भी जोक है कि कोई सवाल पूछ लेना आज भी, हाउ द इंडक्शन वाज द स्टार्ट्स, लोग बर्र करेंगे। उस समय तो उन्होंने बनाई ये चीजें ना, यार क्या कमाल है। बाय द वे ही वाज द वन हु क्रिएटेड, बट आप ना जंप मत करो टॉपिक, अबे मैं बोलूंगा बीच में। एनीवे, तो वो यूनिवर्सिटी गए, अब पैसे कौन देगा, दिमाग तो था ही, छोटी मोटी नौकरी करके वो अपना ट्यूशन फी दे देते थे। मैथ्स में भी बहुत तेज थे, तो जैसा कई स्टूडेंट्स आज भी करते हैं, इंडिया में कम बाहर ज्यादा, बेटिंग करते थे, वो गैम्बलिंग करते थे। मैथ्स अच्छी थी, प्रोबेबिलिटीज की पकड़ अच्छी थी, बेटिंग कर करके उन्होंने अपनी ट्यूशन फी कई साल तक दी। लेकिन थोड़ा उनमें ओवर कॉन्फिडेंस आ गया इस बात को लेकर। तो एक बार क्या हुआ, मुझे एग्जैक्ट इंसिडेंट तो अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज को थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर लिया, बहुत ज्यादा पैसे गैम्बल कर दिए, पैसे गवा दिए, एजुकेशन खत्म। पिताजी तो चाहते हैं कि आप प्रीस्ट बनो, ये अब खुद को सपोर्ट कर रहे थे, अब पैसे गवा दिए, अब क्या, नो प्रॉब्लम, वेरी इंटेलिजेंट मैन, किसी को ही समझ में आती होगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तभी इसको तो आती ही थी, ग्रेजुएट नहीं तो क्या हुआ। फिर उन्होंने नौकरी ढूंढना शुरू की, और कहाँ, मतलब हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता। एडिसन, कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी, जो उस समय पेरिस फ्रांस में थी, वहां उनको नौकरी मिली। वन ऑफ द ओनली कंपनी वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिकल सप्लाई चेन एट द टाइम, ठीक है, वहां उनको नौकरी मिली। और अब शुरू होता है उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा किस्सा, हिम, थॉमस एडिसन एंड निकोला टेस्ला। वहां पर क्या है, तभी डीसी करंट वाज द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एवरीवेयर। जैसा मैंने कहा, नई नई आई थी, कुछ ही बड़े बड़े शहरों में इस चीज का एप्लीकेशन था, तो उन्होंने डीसी डायनामो पे काम करना शुरू किया। अब ये जो है, ये टेक्निकल एस्पेक्ट है, टेक्निकल एस्पेक्ट में डॉक्टर कमजोर, सूफियान वेरी स्ट्रांग। सो सूफियान बताइए कि डायनामो का क्या कहता है। सिंपल सा कहा जाए तो डायनामो एक ऐसी चीज जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है ना। अब बात आती है कि उस समय डीसी के ऊपर काम चल रहा था, और एडिसन साहब ने जो डायनामो बनाया भी था, तो डीसी के टाइप पे ऐसा बताया, उसके बीच में कम्यूटर होता है कि कैसे हम मैकेनिकल एनर्जी को, रोटेशन को हम कैसे एक डायरेक्ट करंट बनाएं। डायरेक्ट करंट का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि एक सिंगल डायरेक्शन में करंट फ्लो करे। तो डॉक्टर साहब सरप्राइज, कैमरामैन साहब यहाँ लाइए, हम आज दिखाते हैं। यस, आई गेस मैंने उल्टा कर दिया, कैमरा पे ये देखेगा। यस, तो ये है बैटरीज, ये है ये है यहाँ पे नॉर्थ साउथ पर, यहाँ पे मैग्नेट हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कॉइल है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं कॉइल को घुमाऊंगा, तो सिंपल सी बात है कैमरामैन साहब, सिंपल सी बात क्या है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। फैराडे साहब, लेंस साहब ने क्या दिया, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है भाई। उसका वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन, डीसी मोटर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जो दो आपको दिख रहे हैं रिंग्स,
ये इसके बीच में दिख रहा है गैप। ये गैप ही इसलिए, सिंपल टर्म्स में बताऊंगा कि अगर गैप नहीं होंगे तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। क्योंकि हमारे बीच का ये जो रोटर है ना, ये घूम रहा है, तो डायरेक्शन चेंज करता रहेगा करंट का। ये करंट का डायरेक्शन चेंज ना हो, इस चक्कर में बीच में रिंग को मैं तोड़ दिया है। सिंपल सी बात है, यहाँ ब्रशेस लगे हुए हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। दिस इज अ सिंपल डायनामो। अब इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जो लोगों को पता नहीं है कि इसमें एक्चुअली टेस्ला का बहुत बड़ा हाथ था। तो जब डीसी डायनामो वाज अ फेयरली न्यू टेक्नोलॉजी एट द टाइम, अब क्या होता है, करंट जब भी कैरी करेंगे तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी वायर में। हीट जनरेट होगी तो वायर की लाइफ का क्या होगा, बहुत कम हो जाएगी। टेस्ला की मम्मी क्या थी, सिंपल इनोवेटर, सिंपल सोल्यूशन। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू क्रिएट हाई ग्रेड इंसुलेटर्स फॉर हिज वायर्स, ताकि डीसी डायनामो की लाइफ बढ़े। वाह। साथ ही साथ उन्होंने ये देखा कि उस टाइम पे ना ये ब्रशेस नहीं हुआ करते थे, जो कार्बन ब्रश आपको यहाँ दिख रहा है, एक अलग तरीके से कॉइल को इलेक्ट्रिसिटी दी जाती थी। तो उससे क्या होता था कि जैसे जैसे ये रोटर घूम रहा है, वो मैकेनिकल पार्ट्स पे वेयर और टेयर आ रहा है, वेयर और टेयर आ रहा है, तो फिर उसकी लाइफ कम हो जा रही है। क्या जरूरत है, ब्रश लगाइए, ब्रश निकोला टेस्ला। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसमें एक ये सिंपल सा, जिसने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की, ये बंदे ने आकर इतने बड़े बड़े सॉल्यूशंस दे दिए, इसी टेक्नोलॉजी को कितना इंप्रूव कर दिया। बॉसेस बहुत खुश थे, यार बहुत अच्छा यार टेस्ला, यार तू कमाल का आदमी, यार ये क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। लगा ही नहीं हमारी मोटर है। हाँ, लगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि यार देखो, यू आर वेरी टैलेंटेड, है ना, और आपका दिमाग इस चीज में चलता है। आप एक काम करो, आप ना अमेरिका जाओ, आप डायरेक्टली एडिसन साहब के साथ काम करो, है ना। यू आर वेस्टिंग योर टाइम हियर। मतलब कितने अच्छे बॉसेस थे, आज भी इतने अच्छे बॉसेस नहीं रहते। उन्होंने कहा उसको कि तू जा, ठीक है। इनफैक्ट इतनी हेल्प की, जब उन्होंने कहा यार मैं कैसे जाऊंगा, तो उन्होंने एक रिकमेंडेशन लेटर लिखा था टू एडिसन कि यार ये जो बंदा है, ही इज अ प्रोडिजी, आप इसको लो, ये हमारे बिजनेस को बहुत हेल्प कर सकता है। तो खैर, बोरिया बिस्तर बांध कर चले गए कुछ ही पैसों के साथ वो अमेरिका। अब साथ ही साथ आप देखिए, टेस्ला साहब ने इमेजिन करना शुरू किया कि यार ये देखो, ये टेक्नोलॉजी ठीक है ना, यहाँ पर अभी हम एक कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ऑल ऑफ दैट इज फाइन, बट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वायर के रोटेट होने से तो हो ही रहा है, मैग्नेट को ही रोटेट कर देते हैं। वो भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका, मैग्नेट इजीली रोटेट भी हो जाएगा। तुम्हारा ये जो वेयर एंड टेयर पे जो तक खर्चा कर रहे हो, ये जो इस पे कर रहे हो, सब सॉल्व हो जाएगा यार। स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग, फिगर्ड आउट कि यार दिस इज अ वर्केबल सॉल्यूशन। इज इट और इज इट नॉट? ऑफ कोर्स इट इज। खैर, ये जो डायग्राम है, ये है एक एसी डायनामो। यस। यहाँ पे डॉक्टर साहब वो नहीं है कि मैग्नेट घूम रहा हो, एनीवेज, लेकिन ये एसी काइंड ऑफ डायनामो, इसको भी सिंपल सा समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैमरामैन साहब, यहाँ पे मैंने रिंग को तोड़ दिया था 2 पार्ट में, लेकिन यहाँ पे नहीं तोड़ा, यहाँ पे रिंग्स बनी हुई है, और इस चक्कर में क्या होगा, करंट की जो डायरेक्शन चेंज हो रही है वो चेंज होते ही रहेगी, और चेंजिंग डायरेक्शन वाली करंट बनेगी, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। हाँ, ये डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ऐसी भी उन्होंने टेक्नोलॉजी निकाल दी कि एक काम करो कि तुम बीच में मोटर को ही घुमा दो, और मतलब कि मैग्नेट को ही घुमा दो, और आसपास की कॉइल अपने आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगी, वो भी एसी बनाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, आप एक बात बताइए मुझे, जरूरत ही क्यों है एसी बनाने की, जब डीसी पे दुनिया चल रही है? टेक्निकली देखा जाए, आपका जो लैपटॉप है, लैपटॉप के जो बीच आपका दिखता है ना, वो बड़ा सा चार्जर दिखता है, वो क्या करता है, बगल से आती हुई एसी को डीसी में करता है। हमारी फ्रिज डीसी पे चलती है, एसी डीसी पे चलती है, तो डायरेक्टली डीसी ही क्यों ना बना के हर तरफ भेजा जाए? एसी की जरूरत क्यों पड़ गई? एसी की जरूरत पड़ी इसलिए क्योंकि बता दो, आपको तो पता है। तो सिंपल सी बात है, ये मैं इसलिए ये कहानी आगे जाए, टेस्ला के बारे में हम और बातें करें, तो उससे पहले समझना ये जरूरी है कि किस क्वेश्चन को लेके उन्होंने काम करना चालू किया था। बात ये हो रही थी यार कि मैंने जैसे आपको बताया, करंट करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जितनी ज्यादा करंट होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, कोलाइड करेंगे एटम्स के साथ, और उस वजह से ज्यादा एनर्जी लॉस होगा। तो डीसी जो चीज है ना, डीसी में क्या चल रहा है, सिंपल ओम्स लॉ अप्लाई होगा कि भैया मैंने एक क्या काम है, मैंने एक डायरेक्ट करंट बनाया, मैंने एक जनरेटर में डायरेक्ट करंट बनाया, पोटेंशियल जितना है उसके हिसाब से करंट बनेगा। ये क्या कर रहा है, ज्यादा करंट तुम लॉन्ग डिस्टेंस पे भेज नहीं सकते, एनर्जी लॉस करके तारे पिघल जाएंगी। तार का एक डायमेंशन होता है, एक रेडियस हो सकता है, उसके ऊपर तार बनाओगे तो वो बैंड कर जाएगी, सेल्फ वेट पे टूट जाएगी, उससे कम बनाओगे जल के उबल के खराब हो जाएगी। तो सवाल ये आने लगा कि हम कैसे एनर्जी को ट्रांसफर कर सके दूर दूर तक।
तो एक चीज निकल के आई, लॉस किसके वजह से हो रहा है? करंट की वजह से हो रहा है ना। एक काम करते, करंट कम कर देते, पोटेंशियल ज़्यादा कर देते, और ये सिर्फ पॉसिबल था एसी के थ्रू। अगर मैं दूर दूर तक मुझे एनर्जी भेजनी है तो मैं उस एनर्जी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर दूंगा? मैं एनर्जी को पोटेंशियल के फॉर्म में छुपा दूंगा और करंट उसमें कम कर दूंगा, तो लॉस करंट का एनर्जी का कम होगा और हम बहुत दूर दूर तक एनर्जी भेज सकेंगे। आज इस समय कहाँ पड़ा है पावर प्लांट और हम कहाँ बैठे हैं? और मतलब एक्चुअली इसको और सिंप्लीफाई अगर करना है, अगर आपको विजुअलाइजेशन चाहिए, तो आप ये देखिए कि इलेक्ट्रिकल जनरेशन पावर प्लांट सिटी में कई दूर रहता है, कई लोगों ने तो अपने शहर का देखा भी नहीं होगा कहाँ है, बिल्कुल, ठीक है। और जगह जगह पर ट्रांसफार्मर्स रखे हैं, हाँ, है ना, जहाँ सब वो इतनी ज्यादा जो वोल्टेज है वो फिर कम होता है, ऐसे सब हो जाता है। अगर ये डीसी बेस्ड होता तो मोहल्ले तक में नहीं, मतलब एक एक बिल्डिंग का अपना एक जनरेटर होता शायद आज के जमाने में। बिल्कुल। और क्योंकि डीसी करंट से हीट बहुत जनरेट होती है, इससे क्या होता है कि इट इज एक्चुअली वेरी डेंजरस, है ना, कि अगर आपने उस चीज को कंट्रोल नहीं किया तो आपकी पूरी बिल्डिंग में आग लग सकती है। बिल्कुल, है ना। तो ये अगर आप इमेजिन कर पाए तो दिस इज व्हाट ही सॉल्व। सोच के देखो, पूरे दुनिया रोशन कर दी उसने एसी का इस्तेमाल करवा कर। लेकिन कांटों से भरी राह थी बहुत यार, क्योंकि थॉमस एडिसन जो थे उनकी इस सप्लाई चेन पर मोनोपोली थी। हाँ, एडिसन ने जो कहा पत्थर की लकीर, हाँ, ठीक है, ये है, ये ही है और कुछ नहीं, ठीक है। सुनना ही नहीं, एंटरटेन ही नहीं करना, स्टे अवे फ्रॉम मी, ठीक है। जब टेस्ला ये बात लेकर आए तो सबसे पहले एडिसन को लगा यार ये कौन बंदा है जो मेरी बनाई हुई चीज को इतना इंप्रूव कर गया और अब कह रहा है मेरी चीज गलत है, इसकी ये मजाल। हाँ साला ग्रेजुएशन भी नहीं किया, ये कुछ नहीं किया, हाँ ये तो मेरा बिजनेस हटा देगा, है ना, इसको डिस्क्रेडिट कैसे करें। तो देयर वाज एक्चुअली अ स्मीयर कैंपेन अगेंस्ट टेस्ला। एडिसन ने उनका काम बहुत बिगाड़ा है। एडिसन ने एसी करंट यूज करके एनिमल्स का पब्लिक एग्जीक्यूशन करवाया था। कितनी खतरनाक है एसी। बाय द वे मैं बता देता हूँ, एसी खतरनाक इसलिए होती है क्योंकि जो उसका पीक करंट जाता है वो ज्यादा जाता है। आप सबने जो पढ़ा रूट 2 टाइम्स ऑफ मतलब वो आएगा। तो जो पीक करंट की बात हो रही है इस चक्कर में कि अगर एक सिस्टम एक आरएमएस वैल्यू निकलती है एसी की, आईआरएमएस कहते हैं उसको, वो कम होगा। मान लीजिए एक करंट के, एक एसी करंट की आरएमएस वैल्यू 2 एम्पियर से एग्जांपल लो, लेकिन उसके जो पीक करंट होगा वो 2 टाइम्स रूट 2 हो जाएगा। मतलब पीक करंट बहुत ज्यादा है, इस चक्कर में शॉक बहुत गंदा लग सकता है। तो वो बहुत डेंजरस एक्चुअली है। लेकिन लड़ाई कुछ और थी, कहानी कहने का काम, किससे कहने का काम, डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब कंटिन्यू। क्योंकि उन्होंने ये एक एस्पेक्ट पकड़ा और कहा इस पे चालू करो स्मीयर कैंपेन, पब्लिक एक्सिक्यूशंस कराए एनिमल्स के। उन्होंने इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिकल चेयर है, जो एक टाइम पे कैपिटल पनिशमेंट था यूएसए में, आज शायद उतना नहीं है कॉमन, इलेक्ट्रिकल चेयर एक्चुअली थॉमस एडिसन ने इन्वेंट की थी और उसमें एसी यूज किया था। यार ये तो इतनी खतरनाक है, इससे तो इंसान मर सकता है, तो इसको कैपिटल पनिशमेंट में यूज कर लो। मतलब इतना श्रूड बिजनेसमैन था वो। लेकिन एक इंसान थे जो मान गए टेस्ला की बात, और टेस्ला की अगेंस्ट जब स्मीयर कैंपेन जो थी वो खाली इसकी नहीं, तो उनकी पर्सनालिटी को भी क्वेश्चन किया गया था। उनको इतना परेशान कर रहे थे कि वो इसेंट्रिक तो थे ही, ऑब्सेसिव थे इस चीज को, नहीं यार ये तो पागल ही है, ये कुछ भी बोलता है ना। और उस टाइम पे क्या जो भी जीनियस लोग रहते थे ना, उनको थोड़ा पागल की तरह ही देखा जाता था। यार ये जो है ना, इनका मानसिक संतुलन सही नहीं, ये हाँ अच्छे आइडियाज जरूर देते हैं लेकिन ये सीधे नहीं है दिमाग। मतलब तुम लोग जो मुझे पागल बोलते हो, मैं इसका मतलब कुछ और समझ लूं। नहीं वो कुछ और है, वो सच। एनीवेज, तो जब ये स्मीयर कैंपेन लॉन्च हो रही थी, कोई टेस्ला का साथ देने के लिए रेडी नहीं था, मगर एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहा यार ऑल राइट, ठीक है, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, मैं तुम्हें, लेकिन मैं एक सिटी का सप्लाई नहीं दे सकता तुम्हारे हाथ। शिकागो में एक इंटरनेशनल फेयर आ रहा है, वहां पर जो है तुम एसी करंट का कमाल दिखा दो, चल गई तो ठीक, नहीं चली तो नुकसान मेरा और तू चले जा वापस यूरोप। द वॉर ऑफ करंट, वॉर ऑफ करंट हैज बिगन। अब जो है टेस्ला ने कहा यार यही मौका है ना। उन्होंने अपना पूरा एक ट्रांसफार्मर वगैरह वहां लगाया, एक जनरेटर रखा और कहा अब देखो मैं इस फेयर में क्या करता हूँ। उस फेयर में उसकी लाइटिंग इतनी ब्राइट थी, रात में लोग चौंक गए थे कि ये हो क्या रहा है, सूरज कहाँ से आ गया, रात में सूरज कहाँ से आ गया। मतलब इतना स्मूथ और इतना स्टेबल सप्लाई लोगों ने कभी देखा ही नहीं था, और इतना हाई, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना सस्टेनेबल। एक फेयर की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। और इत्तेफाक की बात यह है कि जो डेंजर मैं आपको डीसी का बता रहा था, न्यूयॉर्क के एक मोहल्ले में एक्चुअली आग लग जाती है उसी के कुछ समय बाद, अराउंड दैट टाइम।
तो डीसी पर सवाल उठने लग गए। साथ ही साथ अब ये शिकागो फेयर में टेस्ला ने अपना कमाल दिखा दिया। उसके बाद से एसी बिकेम द नॉर्म। मैं आपको इस चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर एसी हार जाती, सो कॉल्ड द वॉर ऑफ करंट, तो आज ये जो आम जनता इस्तेमाल कर सकती है करंट नहीं कर पा रही होती। हम किसी के बहुत कम चंद दुनिया में लोग होते जिनके पास ये करंट की मोनोपोली हो जाती, वो इस्तेमाल कर सकते थे। रीज़न ये है कि डीसी पावर प्लांट हर 1-1.5 किलोमीटर में होना, 2 किलोमीटर पे होना, इतना महंगा है वो सिस्टम। ओवरऑल वर्ल्ड सोच के देखो तो क्या लगता है कि हम जैसे लोग उसको इस्तेमाल कर पाते। तो द वॉर ऑफ करंट टेस्ला की जीतती थी, द वॉर ऑफ करंट उस हर आम इंसान की जीत थी जो कि हक रखता है इस दुनिया पर। और आम इंसान की तो थी, साइंस की बहुत बड़ी जीत थी। देखिए हमने ये कई बार देखा है कि जो भी whichever is the most effective way to do something will eventually come out on top, है ना। तो आज नहीं तो कल एसी को आना ही था, मुझे ऐसा लगता है कि इवेंचुअली देखिए प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन ढूंढेंगे। मानो कि अगर वो आग नहीं लगती, हर जगह डीसी जनरेटर्स रहते, इवेंचुअली कभी ना कभी ऐसा तो होता ही। हाँ, ऑब्वियसली रिगार्डलेस अगर ऐसा नहीं भी होता, पीपल वुड लुक टू मेक डीसी टेक्नोलॉजी बेटर, और शायद कोई दूसरा टेस्ला आ जाता जो कहता है यार देखो एक बहुत पहले मेरे जैसा एक बंदा था जिसने कहा टेस्ला नहीं आता। हाँ, टेस्ला एक ही आया है। खैर अभी टेस्ला का जो टॉपिक है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट को भी और डेप्थ में डिस्कस करना है कि ये बताना है कि टेस्ला साहब उस जमाने में वैसा दिमाग लेके पैदा हुए थे जिसको उनका क्लेम है। बहुत लोग भी ये क्लेम करते थे कि सिर्फ कागजों पे छपे फिगर्स को लेकर, रोटर्स का, सिस्टम का देख के वो इमेजिनेशन के थ्रू समझा सकते थे, कि बता सकते थे कि कौन सा कॉम्बिनेशन सबका रोटर, मैग्नेट, इन सबका बहुत इफेक्टिव होगा, सिर्फ देख के इमेजिनेशन से। बहुत सारी कहानी आनी बाकी है। टेस्ला के ऊपर तो बहुत कुछ बताना है मुझे। वादा है मेरा आपसे कि मुझे टेस्ला के ऊपर हम लोग मिलके शॉर्ट फिल्म या फिल्म भी बनाने वाले हैं। तो बहुत कुछ होने वाला है। डॉक्टर साहब, एनी लास्ट वर्ड फॉर दिस? आई हैव सम लास्ट वर्ड। यस। ये वॉर ऑफ करंट वाली कहानी सुन के हाँ, ये 2 बातें याद आ गई। जैसे कि जिंदगी तो कैमरा पे बोलो ना। नहीं कैमरा आप ही पे रखे। हाँ। 2 बातें याद आ गई कि जिंदगी आपको मौका जरूर देती है, बस आपको तैयार रहना चाहिए हमेशा, जो कि टेस्ला थे। और टेस्ला साहब की बात जब सही साबित हुई तो वो भी हुआ कि शाहरुख खान साहब ने कहा है ना, हाँ, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो पूरी कायनात तो लगी थी, पूरी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे। आई थिंक दिस इज द बेस्ट कंक्लूजन। Yes. इसको मैं टॉप नहीं कर सकता। दीक्षित साहब ने बहुत अच्छे से कंक्लूजन कर दिया। मोर यहाँ पे बाइक चालू हो चुकी है, आवाज ये टेस्ला साहब की डायनामो वहाँ पे चल रही है। तो यही बात खत्म करते हैं। एनीवेज, धन्यवाद। जय हिंद।